यू। माननीय सदस्य अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस चर्चा में प्रतिभाग करना मेरा परम सौभाग्य है और आज के इस दिन मैं भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित तमाम हमारे संविधान सभा के 299 सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने 165 दिन तक लगातार परिश्रम करके भारत को एक ऐसा संविधान सौंपा जिसने न केवल भारत के विविध समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का दायित्व निभाया है, बल्कि दबे कुचले वंचित समुदाय को मुख्य धारा में लाने के प्रावधान भी किए हैं। सभापति महोदय, हमारा संविधान लोकतंत्र का वह पवित्र ग्रंथ है और एक ऐसा मार्गदर्शक दस्तावेज है जो न केवल सरकार की शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख करता है, न केवल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी बताता है कि लोकतंत्र में समूची व्यवस्था कैसे काम करेगी और देश का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस भी करता है और उसके महत्व को भी समझता है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस की अगुवाई वाला हमारा विपक्षी गठबंधन संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा की मांग करता है। संविधान की सर्वाधिक दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने सही मायने में इस संविधान दिवस को महज प्रतीकात्मक बनाकर रखा था, और अगर इस संविधान दिवस को भव्यता के साथ और पूरे आदर भाव के साथ मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद ही हुई। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन सही मायने में यह चर्चा करने का दिन है कि संविधान के मूल्यों और आदर्शों के साथ चुनी हुई सरकारों ने कितना न्याय किया। 75 वर्षों की यात्रा में हम देश के नागरिकों की आकांक्षाओं पर कितने खरे उतरे और संविधान की मूल भावना के अनुरूप उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या कमियां रह गईं, किन सुधारों की अभी और आवश्यकता है। और इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा करने की और समीक्षा करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्वान साथियों को आज सुना जिन्होंने इस चर्चा के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर के उन विचारों का उल्लेख किया जब उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर संविधान का अच्छा या बुरा साबित होना उसे लागू करने वाले तंत्र पर निर्भर करेगा और इसलिए तंत्र की समीक्षा, तंत्र की कार्यशैली की क्या समीक्षा इतने वर्षों में रही, उसको अवलोकन करना बेहद जरूरी है। सभापति महोदय, आज़ादी के बाद 5 दशक तक इस देश के अंदर या तो कांग्रेस या कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकारों ने शासन किया और उस दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही जिसका जिक्र आज तक इस संसद के फ्लोर पर किया जाता है कि दिल्ली से जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। आज तक हम उसकी चर्चा करते हैं और मजे की बात यह है कि 1 रुपया चलता है, 15 पैसा पहुंचता है और ये बात सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को बदलने के प्रयास नहीं किए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का तंत्र, ये लूट खसोट का तंत्र, सब कुछ बरकरार रहता है, लेकिन इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता है। ये तंत्र की कार्यशैली को इंगित करता है और इस व्यवस्था में सुधार तब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आती है और डीबीटी के माध्यम से सरकारी खजाने से निकलने वाली पाई पाई देश के नागरिक के खाते में पहुंचती है। अध्यक्ष महोदय, संविधान वही था, तंत्र अलग था। तंत्र की कार्यशैली का क्या प्रभाव इस देश के सामान्य मानवी के जीवन पे हो सकता है, ये एक उदाहरण के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। और मैं अपने कांग्रेस के साथियों को कहना चाहती हूं कि अगर नीयत साफ हो और इरादा स्पष्ट हो और तो तंत्र अपनी पूरी शक्ति के साथ इस देश के सामान्य वोटर के जीवन में परिवर्तन कर सकता है और ये तंत्र ही है दशकों तक भारत की जिस जनता को आपने, भारत के जिस गरीब जनता को आपने एक मकान नहीं दे पाया, एक बैंक का खाता नहीं दे पाया,
10 सालों के अंदर देश के ऐसे करोड़ों गरीब नागरिकों को हमारी सरकार ने मकान बनाकर दिया, शौचालय बनाकर दिया, बैंक का खाता दिया, गैस का कनेक्शन दिया, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया और पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी दिया। ये दिखाता है कि अगर नीयत साफ हो, इरादे दुरुस्त हो, तो देश की जनता के जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। आप तो गरीबी हटाओ का नारा देते रहे दशकों तक, लेकिन हमने सही मायने में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे पहुंच गई और हम इसे तीसरे नंबर पे ले जाना चाहते हैं। और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में हमारे विपक्ष के साथी भले ही भारत की ताकत को ना देख पाए, लेकिन आज दुनिया इसकी सराहना कर रही है। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जिस तंत्र ने करना चाहा उसने देश की जनता का कल्याण कर दिया। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो संविधान की प्रतियां आजकल हाथ में लेकर चलती है, उस पार्टी ने इस संविधान के प्रति कितनी आस्था रखी है, ये इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि 84 बार आपने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके चुनी हुई सरकारें इस देश के, इस लोकतंत्र के इतिहास में गिराने का काम किया है। और इस कृत्य के लिए कभी आपने राष्ट्रपति जी की आलोचना झेली तो कभी न्यायपालिका की। आपके लिए संविधान क्या है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे लिए संविधान पवित्र ग्रंथ है। हमारे लिए संविधान गीता है। यह सच है कि सरकारों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। आपने भी किए, हमने भी किए। संशोधन किए, कितने किए ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस उद्देश्य से किए, किस भावना से किए ये महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने जब संशोधन किए तो कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किए, कभी SC/ST समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए किए, तो कभी इस देश की नारी शक्ति को इस संसद में पहुंचाने के लिए किए। हमारी सरकार ने संविधान में संशोधन लाने का काम किया तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया, लेकिन आपने जब संविधान में संशोधन किए तो कभी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता से वंचित करने के लिए किए, तो कभी मीडिया या न्यायपालिका के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए किए। और इसलिए जब भी आपने संविधान में संशोधन किया, हर बार विवाद हुआ, क्योंकि आप देश पर अपनी गलत नीतियां थोपना चाहते थे। और आपके जो ये कृत्य है वो संविधान के प्रति जो आपकी आस्था है उस पर स्पष्ट रूप से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज मुझे खुशी होती है देखकर कि मजबूरी में ही सही, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही सही, आप बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। वो बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको आपने भारत रत्न देने लायक नहीं समझा, वो बाबा साहेब अम्बेडकर जिनकी तस्वीर आपने केंद्रीय कक्ष में नहीं लगने दी, और वो बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको किसने हराया ये तो पूरा सदन जानता है, देश का करोड़ों नागरिक जानता है। लेकिन हमारी सरकार की बाबा साहेब के प्रति ये आस्था है कि हमने पंचतीर्थ विकसित करके दिखाए अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में। आज आपके अंदर जो बाबा साहब का नाम लेने की बेचैनी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उस तरफ से इस तरफ आने के लिए व्याकुल हैं। सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के बहुत सारे साथियों ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। यह सत्य है कि जब सरकार के पास प्रामाणिक आंकड़े होंगे तो हाशिए पर पड़ी हुई जातियों पर केंद्रित योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाने में मददगार साबित होंगे। लेकिन जब मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी जातीय जनगणना का विषय उठाते हैं तो मुझे बड़ा अचरज होता है। हमारे एनडीए का एक अहम घटक है जदयू। उनकी सरकार के समय में उन्होंने बिहार में, उनकी नीयत साफ थी, वो कराना चाहते थे, उन्होंने जनगणना करा दी। लेकिन ये मेरी समझ से परे है कि समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ बैठे हुए थे, आपने तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली। अगर आप जातीय जनगणना के इतने बड़े पक्षधर हैं तो उत्तर प्रदेश में आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों से कहना चाहती हूँ, छल, कपट, फरेब और झूठ की राजनीति की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। फिर सत्ता में आएगा तो फिर भूल जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की
की भी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आप तो सहयोगी थे और आपने तो 5-5 दशक तक इस देश में राज किया। आज आपको कास्ट सेंसस की याद आ रही है? जब आप कर सकते थे तब आपको याद क्यों नहीं है? अब समाप्त कीजिए। जब आपके हाथों में ये शक्ति थी तब आपने कभी नहीं सोचा पिछड़े, वंचित, दलित उनकी गिनती हो, इसका ख्याल आपको कभी नहीं आया। जब आप कर सकते थे तब आपको इसका ख्याल नहीं आया। यही आपके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। प्लीज कंक्लूड मैडम। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बोलूंगी, अभी मैंने शुरू किया है। नहीं, समय का ख्याल अध्यक्ष रखना जी, सबको। हमारे कांग्रेस के साथियों के पास, विपक्ष के साथियों के पास अवसर था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आप संवैधानिक दर्जा दे सकते थे, आपने कुछ नहीं किया। नीट के पीजी एडमिशंस, नीट तो आप लेकर आए थे। ओबीसी का कोटा लागू नहीं था। आप शांति से सुनिए, बहुत देर से सुना है मैंने, आप सुनिए शांति से। और ये साथी थे, सपोर्ट कर रहे थे यूपीए 2 की सरकार को। ये तो पिछड़े दलित की वकालत करते हैं। क्यों नहीं आपने बोला यूपीए की सरकार में कि नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए? इन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आपको रोका था क्या किसी ने? आप क्यों नहीं पिछड़ों का आरक्षण लेकर आए? और रक्षा मंत्रालय तो समाजवादी पार्टी के पास था। माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त कीजिए। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। आप चूक गए। माननीय मंत्री जी को बोलिए। माननीय मंत्री जी, प्लीज कंक्लूड। लेकिन हम नहीं चूके। हम इसलिए नहीं चूके क्योंकि सामाजिक न्याय हमारे दिल में है और आपकी जुबान पर है। और जो दिल में होता है वो पूरा होता है, जो जुबान पर होता है वो पूरा नहीं होता, इसलिए पूरा नहीं हुआ। अभी भी नहीं होगा। कल मैंने सुना था धन्यवाद जी। कांग्रेस पार्टी, नहीं अभी बोलूंगी मैं। नहीं, प्लीज। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका जी ने कहा, नहीं सुनिए ना, महत्वपूर्ण बात है। 1 मिनट में खत्म कीजिए। प्रियंका जी ने कहा कि मोदी जी की सरकार को पर्याप्त नंबर नहीं मिले इसलिए आरक्षण खत्म नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या अमेरिका में जाकर राहुल जी बोलते हैं आरक्षण खत्म करने के बाद, उसका कारण क्या है? ये भी तो बताना चाहिए। और अध्यक्ष जी, लैटरल एंट्री का विषय भी उठाया, बहुत सारे साथियों ने उठाया। लेकिन ये जरूरी है कि हम ये जाने, देश ये जाने कि आखिर लैटरल एंट्री किसकी देन है, कौन लेकर आया? ऑनरेबल मेंबर, अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, अगर मेरी प्लीज जानकारी कंक्लूड। ठीक है प्लीज कंक्लूड। तो 2005 में यूपीए की सरकार में जब दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष सम्माननीय वीरप्पा मोइली जी थे, उस वक्त पहली बार लैटरल एंट्री की व्यवस्था को लागू किया थैंक यू गया। ऑनरेबल मिनिस्टर। तो जब आप लेकर आए हैं, जब आप लेकर आए थे, थैंक यू क्या तब आपने आरक्षण थैंक यू। माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्य अपना भाषण लिखित रूप में देना चाहते हैं वो सभा पटल पर दे सकते हैं। प्लीज 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 प्लीज। माननीय सदस्य सुश्री परिणीति शिंदे जी, प्लीज मैडम। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज। मुझे इस ऐतिहासिक दिन में अपनी बात रखने का अवसर एक आपने मिनट, दिया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज ओनली 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड इन 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट। कौन करिए सर, ऑन हो गया, थोड़ी होता है सर, ऑन हो गया। नहीं होगी, आप माइक कैसे बंद कर देंगे? 1 मिनट प्लीज। समय अध्यक्ष का आप महोदय, भी ध्यान रखिए, समय का। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि लैटरल एंट्री की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी लेकर आई। क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसमें आरक्षण के प्रावधानों की व्यवस्था की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? और अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि संविधान के अनुकूल भारत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान महज कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा है और सरकार और नागरिक दोनों का कर्तव्य है धन्यवाद कि हम अपने जीवन का अमूल्य हिस्सा इस संविधान को मानते हुए एक समृद्ध, सशक्त, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का प्रयास करें। थैंक यू। और इन्हीं शब्दों के साथ सुश्री मैं आपको धन्यवाद देती परिणीति हूं। शिंदे जी,